नमस्कार, मैं हूं सोमेश चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज 19 हिंदी। आज जिस शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, उदय सहाय जी। उदय सहाय जी पूर्व आईपीएस पदाधिकारी, साथ में अभी तक 8 किताबें लिख चुके हैं और डिप्टी डायरेक्टर जनरल प्रसार भारती में भी रह चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम में भी कम्युनिकेशन में डायरेक्टर जनरल के पद पर सुशोभित रहे थे। प्रो वाइस चांसलर आपको इंदिरा गांधी टेक्निकल एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी है। ओएनजीसी एवं कई ऐसे तमाम संस्थाएं हैं, आधार, जिसमें ये अपना मार्गदर्शन देते हैं, अपना सलाह देते हैं। और खासकर बिहार की गौरव, एक बिहार के लोग किस तरह आगे बढ़े, किस तरह सोचे, ये पूरे जीवन भर उसमें लगे रहे, प्रयासरत लगे रहे। और बिहार कैसे पूरे इस देश में, पूरे विश्व में आगे परचम लहरा है, इस पर वो काम करते रहे। तो सीधे हम चलते हैं सर के पास। सर, आपका स्वागत है। और ये मैं किताब नहीं कहूंगा, इस ग्रंथ को लिखने में, ये ग्रंथ है, चूंकि मैंने देखा कि कई लोग इसे अपने पूजा घरों में रख रहे हैं, इस ग्रंथ के लिखने का भाव कहां से आया? जी सुमेश, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने इतना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराया, जिसके माध्यम से मैं अपने बिहार के साथियों से आज रूबरू हो सका हूं। साथ ही अपने तमाम बिहार के भाइयों बहनों को भी मेरा नमस्कार। और आज जिस विषय पे चर्चा के लिए हम लोग मिले हैं वो है हमारी एक नई किताब, कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया, जिसको पॉपुलरली कहा जाता है, उसकी चर्चा परिचर्चा में। इसका इंस्पिरेशन प्राइमरली एक उम्र होता है। आप, मेरी दाढ़ी पकी हुई है, बाल पके हुए हैं। एक उम्र ऐसा आता है जब आपका दोष, रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बेसिक नीड्स एड्रेस हो चुकी होती हैं और आप एक हायर नीड की तरफ बढ़ते हैं, जिसे मास्लो कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और उस स्टेज पे प्राइमरली आप बहुत फंडामेंटल प्रश्न अपने आप से पूछने लगते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये उस यात्रा की प्रथम कड़ी के तौर पर ये प्रेरणा आई कि क्यों नहीं उस कम्युनिटी के बारे में कुछ लिखा जाए जिससे बहुत कुछ लिया है और एक्चुअली उसे दिया नहीं है डायरेक्टली, परोक्ष रूप में भले ही देते रहे हों आप। तो हमें लगा कि इसकी एक विरासत है, इसकी एक आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी को रिविजिट करके इसकी विरासत जो कि बिखरी हुई है पूरे भारत में, 21 राज्यों में हम लोगों ने एक्चुअली यात्रा करके देखा, उसको क्यों नहीं कॉन्जर्व किया जाए, एक तरह से एक सूत्र किया जाए। और आज मेरे पीछे जो किताब आप देख रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी में, कायस्थ एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अनटोल्ड स्टोरीज, वो पेश है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स गिविंग बैक का रहा। ड्राइविंग फोर्स एक अपनी आइडेंटिटी, अपने हेरिटेज को कॉन्जर्व करने का रहा और इन भावनाओं से प्रेरित ये किताब थी। सुमेश। जी सर, आप बताएं कि उसी भावना से प्रेरित। सही बात है कि मन में कुछ न होता है कि आप जिस समुदाय से आते हैं, जिस समाज से आते हैं या जिस क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र के लिए आप कुछ करें, और उसी के तहत ये आपने काइस्ट इंसाइक्लोपीडिया लिखे। तो सर, इसमें जो संकलन जो किया, कहानियों का संकलन किया, अलग अलग जगहों पे किया, मंदिर जाके, या सांस्कृतिक धरोहर का जो हर जगह घूम घूम के आपने संग्रहित किया, इस यात्रा पर कुछ बताएं। सुमेश, दरअसल ये यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग भी थी और दुरूह भी थी। और उस शहर सिखावे कोतवाली, एक पुरानी कहावत है, उस यात्रा के दरमियान ही हमने एक इसकी मेथोडोलॉजी डेवलप की। सबसे पहले हमने सोचा कि उन लिटरेचर को देखा जाए
जिसे कोई आम तौर पे एक ट्रेंड रिसर्च स्कॉलर नहीं देखता है। फॉर एग्जाम्पल, टेम्पल लिटरेचर, जो भी पुरानी मंदिरें हैं पूरे भारत में, आप जाएंगे तो मंदिरों के बाहर, उस मंदिर के बाहर में के बारे में एक इतिहास आपको मिलता है। टूटे फूटे ढंग से वो भले ही डॉक्यूमेंट हो, लेकिन वो एक इंसाइट देता है। हमने ऐसे करीब 32 या 34 टेम्पल लिटरेचर को कलेक्ट किया पूरे भारत में, कश्मीर से लेके लिटरली कांचीपुरम तक, और इधर गुजरात से लेकर वर्चुअली असम तक। और वो एक तरह का बहुत इम्पोर्टेंट बेस हमें मिला। वो बहुत कुछ इंसाइट देता है आपको उस टेम्पल के बारे में, उस समाज के बारे में। तो हमने एक लेयर इसका रखा। सेकंड लेयर में हम लोग गए जिसको हम कम्युनिटी लिटरेचर कहते हैं। हर कम्युनिटी अपने विषय में एक लिटरेचर बिल्डअप करती है, और वो लिटरेचर आपको बाजार में नहीं मिलेगी, लेकिन कम्युनिटी कॉन्शस जो सदस्य हैं हर समाज में, हर समुदाय में, वो उसको बिल्डअप करते हैं। तो ऐसे करीब 5-6 लिटरेचर हमको बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे जगहों से प्राप्त हुआ। उसको हमने इकट्ठा किया एज अ सेकेंड लेयर। और इसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो कहते हैं कि अभी तक इस विषय पर क्या कुछ लिखा गया, उसको एकत्रित किया। और अंत में जो ग्रेट लिटरेचर कहते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस या जो मेजर किताबें इस विषय पर लिखी गई हैं, उसको उसको भी हमने इकट्ठा किया। और इसके कारण इस ताने बाने में आपको एक फेयरली एक्यूरेट इंसाइट मिलने लगा कि इस विषय में हम आगे कैसे बढ़ें। और ये मेथोडोलॉजी काफी काम आई। सुमेश सर, अभी आपने बातें कही कि अलग अलग, मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि भारत जो देश है, ये विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न भाषाओं का देश है, तो अलग अलग लिटरेचर पढ़ने में भी आपको दिक्कतें आती होगी। फिर उसका कैसे संकलन करते थे और फिर उसको कैसे संग्रहित करके आगे किए। और जब आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की यात्रा करते थे, और तो आपको लगा कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा एडवांस, क्योंकि उन्होंने जो बनाया, आज के युग में हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जी, सुमेश, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। आप जैसे कुछ महागुरुओं को भारत का लें, जैसे चाणक्य, अखिल भारतीय पर्सपेक्टिव आप देखेंगे, सही मामले में सबसे पुराना हमारे आपके सामने आता है वो चाणक्य का। वो बिहार के होते हुए भी बिहार तक सीमित नहीं थे। आगे हम बढ़ते हैं तो उसी तरह से शंकराचार्य आपको मिलते हैं, जो भारत को एक्चुअली, जिन्होंने अखिल भारतीय पर्सपेक्टिव से भारत को देखा। मॉडर्न समय में मैं कहूँगा कि स्वामी विवेकानंद, जिनका मेमोरियल आपको अल्मोड़ा में भी मिलेगा, जिनका मेमोरियल आपको तमिलनाडु के विवेकानंद मेमोरियल पे भी मिलेगा, ये ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने काफ़ी मुझे इंस्पायर किया। और जल्द ही मुझे लगा कि हम अपने एक साइलो में, अपने कुएं में सीमित हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के उस कुएं से हम इस कम्युनिटी को देखते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो 21 राज्यों में क्लियर कट कायस्थ कम्युनिटी का हमें फुटप्रिंट मिला। ब्रॉडली, चूंकि हम लोग हिंदी भाषी, हिंदी पट्टी प्रदेश के निवासी हैं, तो हमें चित्रगुप्त वंशीय कायस्थ को देखने की ही एक ट्रेनिंग है, और हम उसे उसी पर्सपेक्टिव में देखते हैं। लेकिन जैसे आप महाराष्ट्र जाएं, गुजरात के कुछ हिस्से में जाएं, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में जाएं, तो आपकी मुलाकात होती है चंद्रसेनीय कायस्थों से। और पॉपुलरली जैसे बाल ठाकरे का नाम आपने सुना है, और एक पर एक विभूतियां हैं चंद्रसेनी कायस्थों में, और उसको हमने पढ़ने और समझने की कोशिश की। और चंद्रसेन उनके महान पूर्वज थे, जिनसे इंस्पिरेशन लेकर यह नाम पड़ा। उसको सीकेपी भी कहा जाता है पॉपुलर टर्म्स में। आगे बढ़े हम जब बंगाल की तरफ, तो बंगाल का पता चला सबसे बड़ा पॉपुलेशन इंडिया में कायस्थों का बंगाल में ही है। और बंगाल, उसका फुटप्रिंट असम, उसका फुटप्रिंट उड़ीसा, और कुछ हद तक त्रिपुरा, ये चारों मिलकर
एक खास तरह की कम्युनिटी कायस्थों की बिल्डअप होती है, जिसे हम अ, चित चित्रसेनीय कायस्थ कहते हैं। तो ये तीनों को मिलाकर चित्रगुप्त वंशीय कायस्थ, चंद्रसेनीय कायस्थ और चित्रसेनीय कायस्थ, इन तीनों कायस्थों को मिलाकर एक ताना बाना जब आप बुनते हैं तो उनका फुटप्रिंट्स आपको 21 स्टेट्स में मिलता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि साउथ के राज्यों में, स्पेशली तमिलनाडु में, आप देखेंगे कि आज भी केवल कांचीपुरम में ही नहीं, करीब करीब 14 चित्रगुप्त टेम्पल्स हमने डिटेक्ट किए। उसमें से कांचीपुरम के बारे में बहुत लोग जानते हैं और वो बड़ा मंदिर भी है, चोला डायनेस्टी के समय का बना हुआ। लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि उसी राज्य में करीब करीब 14 और मंदिर छोटे बड़े चित्रगुप्त के हैं और लोगों को पता नहीं। और कहीं ना कहीं ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड हमारे दिमाग में होता है, ये मंदिरों के माध्यम से वो टूटता है, क्योंकि उसी भगवान की पूजा वहाँ हो रही है जो भगवान की पूजा आप शायद इलाहाबाद के चित्रगुप्त मंदिर में करते हैं। तो ये जो अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य आपका डेवलप हुआ, और मुझे लगा पहली बार एक्चुअली मैं ऑल इंडिया सर्विस का मेंबर रहा हूँ, लेकिन सही मामले में उसमें भी एक काडर होता है और आप काडर में समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सही मायने में ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव बिल्डअप करने का मौका मिला और वो बड़ा एक्साइटिंग था। जी सर। सर, अभी तक जो कायस्थों के लेकर जो अमूमन ये सोचा जाता है कि ये पढ़ने वाला वर्ग है, हिसाब करने वाला वर्ग है और अपनी जीविका चलाता है अपने परिवार से, तो क्या आपको राजे महावारे लड़ाके भी ऐसे मिले जो बहुत अच्छे लड़ाके थे इस देश की रक्षा के लिए अपने के इस तरह के इतिहास में भी? क्योंकि मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक ये जाने कि हर जाति के अंदर एक विभिन्नता होती है, एक क्वालिटी होती है। जी सर। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। एक्चुअली बिहार में सुमेश, आप भी उसी भूमि से हैं और मेरा भी वास्ता उसी भूमि से रहा है। एक आम धारणा है कि कायस्थ का मतलब मुंशी, और बहुत सीनियर लेवल पे जाएं तो आईएएस ऑफिसर। तो ये जो रेंज है मुंशी से लेके आईएएस ऑफिसर का, लोगों के दिमाग में ही छवि होती है कि कलमवीर ही होते हैं। और ये जब आप इतिहास में गोते लगाते हैं तो पूरे भारत में आपको लगता है कि एक राजा महाराजाओं का की लंबी श्रेणी है जो कायस्थ थे। आजकल जैसे फॉर एग्जांपल ललितादित्य की बात तो हो रही है, कश्मीर के कारकोटा डायनेस्टी, जो कि 400-500 सालों का वो डायनेस्टी था। इनके बारे में अब खोज ये बता रहा है कि केवल कायस्थ नहीं थे, ये श्रीवास्तव कायस्थ। और वहाँ से आप आगे बढ़ें तो जयपाल आपको वेस्टर्न पंजाब में, वहाँ से आगे बढ़ें तो बल्लवी, वहाँ से आगे बढ़ें तो चालुक्य, और वहाँ से घूमते हुए अंत में आप उड़ीसा आए तो वहाँ पे गंगा डायनेस्टी है, और पाल डायनेस्टी और सेना डायनेस्टी तो बहुत बड़ी विरासत उसकी है। तो ये सब राजा नहीं थे, ये सुपर किंग्स थे और उनका योगदान बहुत बड़े बड़े रहे हैं। जब आप इतिहास के पन्नों को झांकेंगे तो आपको अंदाज होगा कि दे वर नॉट ओनली, ये 1 साल 2 साल वाले क्वर्क ऑफ डेस्टिनी से बने हुए राजा नहीं थे, इनकी लंबी चौड़ी विरासत थी और लंबा चौड़ा कंट्रीब्यूशन था। और इसीलिए एक लेयर राइटर्स क्लास का बिल्डअप हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ पुरानी परंपरा श्रुति और स्मृति की थी, और स्मृति और श्रुति परंपरा के जो परिचालक थे, जो उसके पायनियर्स थे, वो ब्राह्मण्स थे। और वो क्लास एक बड़ा एक एलिटिस्ट किस्म का क्लास था, जहाँ पर किसी और वर्ण का या किसी और जाति का जाना मुश्किल था। दावे जो भी करें, लेकिन एंसेंट इंडिया में हमारी जो ओरल ट्रेडिशन थी या हमारी स्मृति और श्रुति की जो परंपरा थी, उस पर एक तरह का एक छत्र राज था ब्राह्मणों का। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि सोसाइटी का फॉर्म चेंज होता है, स्टेट फॉर्मेशन होता है, और स्टेट फॉर्मेशन होते ही आपको चीज़ों को फॉर्मलाइज करने की एक नीड क्रिएट होती है। शिलालेखों में, ऑर्डर्स में, तमाम तरह के इन राइटर्स, जो राइटिंग की जो नीड खड़ी हुई, उससे एक क्लास पैदा हुआ जिसको राइटर्स क्लास आज के मॉडर्न शब्दों में आप कह सकते हैं।
और उसे पुराने शब्दों में कर्णम, जहां से कर्ण शब्द आया, वो कर्णम के तौर पे ये उभरे। तो हिंदुस्तान का पहला सही मामले में ये राइटर्स क्लास था। बाद में एजुकेशन डेमोक्रेटाइज हुआ, तमाम जातियां उसमें आई, लेकिन ये प्रिविलेज इनको आया। उसका नतीजा ये हुआ, सुमेश, की आप देखेंगे कि कैथी के बारे में हम सबको पता है कि कैथी का रिश्ता कायस्थों से रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि भारत की 4 मेजर स्क्रिप्ट्स वो कायस्थ कम्युनिटी के योगदान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप असम जाएं तो वहां पर कैथिली स्क्रिप्ट वहां का आज का ऑफिशियल स्क्रिप्ट है। जो शंकर देव का नाम सुना होगा, सबसे बड़े वहाँ के आइकन फिगर असम के माने जाते हैं। आज भी जहाँ उनकी मूर्ति होती है, लोग जूता चप्पल उतार के जाते हैं, वो श्रद्धा है उनके बारे में। उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो कैथली लिपि का था। उसी के साथ आप आगे बढ़े बंगाल में, तो पाल डायनेस्टी और सेना डायनेस्टी के ट्रांजिशनल पीरियड में जो कैथी प्रोटो बांग्ला जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ बिल्डअप हुआ। और इन सबसे ज़्यादा क्रूशल एक भटनागर राजा हुआ करते थे कांगड़ा में, और वो जो वहाँ से लिपि निकली वो आज की देवनागरी लिपि है, जिसका इम्प्रोवाइज फॉर्म को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल स्क्रिप्ट की तरह बिल्डअप किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप इन इन राजाओं का कंट्रीब्यूशन देखें तो केवल राज्य से, उनके साइज से या उनकी युद्ध कौशलता से ही नहीं मापी जा सकती है। ये इन्होंने मेजर सिविलाइजेशनल कंट्रीब्यूशन किया। स्क्रिप्ट ऐसी चीज नहीं है कि मैं उठा के, अगर मैं बहुत धनी मानी आदमी हूं तो उठा के आपको क्रिएट करके या खरीद के आपको दे दूं। ये वर्षों लगते हैं बिल्डअप करने में, और एक सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन से ये पैदा होते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, एक तरफ इस तरह का कंट्रीब्यूशन है। दूसरी तरफ इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज को आप ले लें, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें से 5 यूनिवर्सिटीज इन कायस्थ राजाओं ने बनाया। आपके पड़ोस में सुमेश जहां आप हैं, अगर आप विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं तो किसने बनाया? पाल राजाओं ने बनाया। उसी तरह बिहार शरीफ में जाएं तो एक दूसरा यूनिवर्सिटी है, बांग्लादेश में जाएं तीसरा यूनिवर्सिटी है, गुजरात में जाएं तो बल्लभगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो इन कायस्थ राजाओं का एजुकेशन में एक मेजर योगदान रहा। और अंत में ये जो धारणा बनी रही कि ये तो केवल कलम के ही सिपाही रहे, तो आपको अब जो नया इंटरेस्ट ग्रो हुआ है ललितादित्य पे, तो वो हिंदुस्तान का एकमात्र राजा है जो टर्क्स को, अरब्स को और रशियंस को उनकी टेरिटरी पे जाकर उसने उनको हराया। और जिसकी ख्याति उस समय ये थी कि टर्की से लेकर बंगाल और उड़ीसा तक जिसका राज्य फैला हुआ था। मैं आपको केवल एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि कई भ्रांतियां हम लोग के खुद मन में थी, सेल्फ परसेप्शन भी थे, और वो टूटे। इस शोध का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है कि कई स्टीरियोटाइप्स ये तोड़ता है, जो आपके सेल्फ परसेप्शन से भी गाइडेड होता है और बाहर वालों का भी परसेप्शन आपके बारे में जो बनता है उसको। तो इस तरह कई चीजें, कई मिथ टूटी, कई नए मापदंड दिमाग में पैदा हुए। तो ये शोध बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप इसे उल्टेंगे पन्नों को तो आपको इस बात का अंदाजा होगा। सोमन जी सर, मेरा सर एक सवाल है जी। कि जो आप ये किताब लिखने का जो सोचे होंगे, पुस्तक जिसे मैं ग्रंथ कहता हूँ, जी। ये किताबें तो बुक स्टॉल में रहती है, लगी रहती है, लाइब्रेरी के शेल्फ में लगी रहती है। और ये आपकी जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, ये लाइब्रेरी से पूजा घर तक पहुंच गई। और जैसा हमने देखा है कि गीता लिखने वाला रामचरितमानस तुलसीदास, क्या एक बिहारी उदय सहाय जो आगे जाके हर पूजा घर में इस तरह का चीज का जो भाव आ रहा, तो कैसा मन में लगता होगा कि जो आपकी पुस्तक को, आपकी ग्रंथ को जब पूजा घर में रख के लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। तो सर इस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए सुमेश, मैं तो एक आम आदमी हूँ,
सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि आपने अनम्यूट नहीं किया जी। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, आप आवाज आ फिर रही से है सर अब? मैं बताएं उसी चीज को कि किताब हाँ। घर से लेकर पूजा घर तक का जो सफर है उस पर बताएं। सुमेश, आपने एक बिहार में सब कास्ट हैं कायस्तों की, अम्बस्टों के बारे में सुना होगा। अम्बस्टों को ये पता नहीं था कि बिहार एक्चुअली उनका होमलैंड नहीं था। ये मालव नाम की एक डुआब जो अब पाकिस्तान में पड़ती है, अलेक्जेंडर का की दूसरी लड़ाई के बाद वहां से हार कर मास माइग्रेशन इनको करना पड़ा, क्योंकि अलेक्जेंडर इस युद्ध में वुंडेड हो गया और उसे लौटने का उसके बाद ही निर्णय लिया उसने। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपने कमांडर्स को ये आदेश दे दिए कि जितने सिविलियंस हैं और मिलिट्री वाले हैं उन सबको वाइप आउट कर दो। तो उस दबाव में ये लोग वहां से माइग्रेट किए, वहां से उज्जैन, महाकाल जो कहा जाता था, अवंतिकापुर, वहां आए। और वहां से इनको चंद्रगुप्त ने, जो इनके शोहरत के बारे में उसने जो सुना, तो चंद्रगुप्त ने उनको इनवाइट किया और लाकर पाटलिपुत्रा के चारों तरफ करीब 150 किलोमीटर के एरिया में गांव दे दे कर बसा गया। वही गांव अम्बस्टों का खास घर बना। मैं आपको एग्जाम्पल पूजा घर से लिंक कर रहा हूँ। जब हमने शोध किया तो पाया ये बिहार के एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन रहे डॉक्टर बीपी सिन्हा। सुना होगा नाम आपने। बीपी सिन्हा ने अपने इस किताब में इस माइग्रेशन ट्रैजेक्टरी की चर्चा की है और किताब आउट ऑफ प्रिंट है, बड़े मुश्किल से वो किताब भी हमें मिली। उसमें वो बताते हैं कि एक मेजर ग्रुप 106 फैमिली का नदी के रास्ते बिहार की तरफ चला आया और उसमें से एक छोटा सा ग्रुप तमिलनाडु की तरफ चला गया। और तमिलनाडु का वो जो ग्रुप है वो आज के डेट में अम्बटार कहलाता है। वो थोड़ा सा ग्रुप स्पिल ओवर करके श्रीलंका चला गया, उसे अम्बल्टन कहते हैं। और उसमें से कुछ लोग फिजिकली हमसे जुड़े इस शोध के कारण। और एक्चुअली हमें जितना एक्साइटमेंट हो न हो, उनको लगता है कि बाहर भारत की एक बड़ी विरासत से वो जुड़ गए हैं। तो एक अजीब तरह का अपसर्ज मैंने वहां पे देखा। और इसीलिए मुझे ऐसा लगा सुमेश की कुछ ऐसे मोमेंट्स लाइफ में आते हैं जहां आपको ये नहीं लगता कि आप कर रहे हैं। एक अदृश्य शक्ति शायद आपको, आपके हाथ को या कलम को पकड़ के कुछ लिखवाती है। कुछ इस तरह का आभास मुझे इस किताब में हो रहा है। और वो पूजा घर वाली बात जो आपने कही कि पूजा घर में रख के लोग उसको पूज रहे हैं, तो वो ये जो कनेक्ट है, उनको उनको लगता है कि वो 5-6 लाख की कम्युनिटी एक आइसोलेशन में जी रही थी, अचानक वो पैन इंडिया एक मेन स्ट्रीम से जुड़ गई। तो ये फीलिंग्स हैं जो अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। कर्ण कायस्थों को ये जानकारी नहीं थी कि कांचीपुरम का जो मंदिर है वहाँ के करुणागीर एक्चुअली उन्हीं के कजन्स हैं। उनको ये भी नहीं मालूम था कि जो करुणा है उड़ीसा में, जो पटनायक और मोहांतीज और ये देखते हैं आप, ये सारे कायस्थ कर्ण कायस्थ हैं उड़ीसा के, जो आगे जाकर कर्णम बनते हैं आंध्रा में, करुणिका बनते हैं कर्नाटका में, और तमिलनाडु में जाकर वो बन जाते हैं करुणागीर। तो ये जो इंटरकनेक्टिविटी है, जो मेमोरी लॉस हुआ था 2,500-3,000 सालों में, वो अचानक किसी ने उनको जैसे आईना दिखा दिया हो। क्रिस्टल गेजिंग में आगे देखते हैं, एक ऐसा क्रिस्टल गेजिंग स्टोन जो आपको पीछे देखने में मदद करे, अचानक आप 2,500 साल पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। और ये एक तरह का अपसर्ज इसलिए क्रिएट इससे होता है। मेरे ख्याल से ये पूजा घर में रखने वाली भावना कहीं ना कहीं उस तरह के अपसर्ज का ही रिफ्लेक्शन है, अगर आप उसको साइंटिफिक ढंग से देखें तो। सर मैं ये बोल रहा था कि चूंकि आप पुराने प्राचीन काल भी देखे और आज भी रहे, जाति जो हिंदुस्तान में आई, बहुत सारी सभ्यताएं तो नष्ट हो गई विश्व की, लेकिन हिंदुस्तान की सभ्यता बची रही, तो क्या इसमें जाति का योगदान था? दूसरा बात, जाति जोड़ने का काम है ना कि तोड़ने का। जो आज चलन चल रहा है, जिस समय हमें लगता था कि जो स्किल्ड है,
जो लोग कर्म होते हैं उसी जाति से जुड़ा जाता था। इस पर कुछ प्रकाश डालें सर। सुमेश, मैं समझता हूं कि ये एक ऑर्गेनिक होल था और इसके दो पहलू थे। एक वर्ण मॉडल जो था वो आइडियल मॉडल था। जमीन पर वर्ण मॉडल एग्जिस्ट हूबहू नहीं करता था। ये फोर फोल्ड मॉडल में ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे और शूद्र थे। और ऐसी मान्यता है कुछ लोगों की, हमारे मित्र चंद्रकांत भी हैं जो ये मानते हैं कि हम लोग एक वर्ण में पैदा होते हैं लेकिन जाति में अपने कर्मों से उस ओर जाते हैं। या मेरे ख्याल से वो जाति में पैदा होते हैं और वर्ण की तरफ हम अपने कर्मों से जाते हैं। ये उनका बहुत सुंदर फॉर्मुलेशन है और कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिक होल है जो इंटरडिपेंडेंट है आपस में। उसके उसमें उसमें प्यार भी है, उसमें तकरार भी है। लेकिन हुआ ये है कि इधर कुछ वर्षों में प्यार पर फोकस नहीं रहा कि इंटरडिपेंडेंस का जो कल्चर डिफरेंट कम्युनिटीज का आपस में बना, वो कैसे गांव में एग्जिस्ट करता था, वो स्टेट लेवल पे कैसे एग्जिस्ट करता था। कुछ पॉलिटिकल उसको ऐसा रंग दिया गया कि लगा कि जाति मतलब तकरार, जाति मतलब प्यार की भावना कहीं दिमाग में लोगों को आना बंद हो गई। और ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक मेजर भूल हम समझने को कर रहे हैं इंडिया में कास्ट सिस्टम को समझने में। कास्ट अपने आप में एक यूरोपियन वर्ड है, इंडियन वर्ड नहीं है। हमारे यहाँ जाति थी, हमारे यहाँ वर्ण था। वर्ण फोर फोल्ड था और जाति तो आज भी ये तय नहीं है कि इतनी जातियां ही हैं। अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भूतपूर्व डायरेक्टर कुमार सुरेश सिंह को पढ़ें तो पूरे इंडिया की कम्युनिटीज को उन्होंने मैप किया है जातिगत तौर पे। और आपको तब अंदाजा होगा कितनी रिच डाइवर्सिटी हमारी है और उसी डाइवर्सिटी के कारण हमारा जो कल्चर है वो एक अलग सा है। और इस डाइवर्सिटी को जो हैंडल कर लेता है, क्या कारण है पूरे वर्ल्ड में इंडियंस आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सीईओ। और सीईओ का उनका उनका मैंने कुछ लोगों से बात की है, उनका मानना है कि आप अंतर विरोधों के बावजूद को एग्जिस्ट बड़े आराम से कर लेते हैं। और जो इसको जो जो जितना बड़ा जिस इस डाइवर्सिटी को हैंडल करने में जिसकी महारत जितनी होगी उतना ही आज वो एक सक्सेसफुल आदमी होगा। और ये बात आपको उन समय के राजाओं में भी मिलेगा। और जो सक्सेसफुल राजा वही हुए जिन्होंने जोड़ा, जो समावेशी हुए। ये हो नहीं सकता कि एक राजा हर समय तोड़ने की प्रवृत्ति को लेकर या एक जाति के डंडे से बाकी जाति को दबाने को लेकर राज्य कर सकता है। राज्य आप सक्सेसफुली तभी कर सकते हैं जब जी सर, आपका मेरा दृष्टिकोण। सवाल यह है कि हाँ, जी जी बताएं समय। जी सर, अभी कुछ लोग दर्शक मुझे इनबॉक्स कर रहे हैं और कुछ फोन करके भी बोलना चाह रहे हैं कि किताब कैसे उपलब्ध होगी। लोग इन मैसेज कर रहे हैं कि ये किताब कैसे उपलब्ध होगी, इस पर प्रकाश डालें। और जी सर। सुमेश, थैंक यू। मेरे काम की बात भी है ये। साथियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि एक वेबसाइट हम लोगों ने बनाया था जिसका नाम है कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया .com। कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया .com, KAYASTH इंसाइक्लोपीडिया ENCYCLOPEDIA इंसाइक्लोपीडिया .com। कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया .com जब आप टाइप करेंगे तो उसके होम पेज पे बाय नाउ एक बटन है ऊपर में ही। बाय नाउ ऊपर में और बीच में दो बटन हैं। उसमें से कोई भी बटन आप जब दबाएंगे तो जैसे कोई भी ऑनलाइन चीज आप खरीदते हैं आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दाम इसका 3,000 रुपया है। थोड़ा ज़्यादा कई साथियों को लगेगा लेकिन ऐसा फीडबैक आया है लोगों का कि उनको फर्स्ट इम्प्रेशन है कि इट्स अ कॉस्टली बुक, लेकिन जब उनको मिला तो लगा कि आपने बड़ा मॉडरेट प्राइस रखा है। इसमें जिस तरह की सामग्री है, जिस तरह का रिसर्च है, जिस तरह का क्वालिटी है, वो सीइंग इज बिलीविंग। आप देखेंगे तो खुद ही आपको उसका आभास होगा। आगे जाकर फर्स्ट एडिशन के बाद हम हो सकता है पेपरबैक में भी जाएं। तो इस तरह से आप जब ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो यहाँ जो टीम है
उसको उसी पते पे आप उसमें मोबाइल नंबर और अपना पता लिखना ना भूलें। मोबाइल नंबर जरूर लिखें, तभी वो थ्रू होगा। और उसी आपसे संपर्क करके फिर यहाँ से 1 हफ्ते के अंदर वो डिस्पैच हो जाता है। जिस दिन आपने ऑर्डर किया उसको एक्चुअलाइज होने में 2-3 दिन लगता है, उस तरह का सिस्टम है। और रेजर पे उसको हमारी गेटवे है जो कन्वर्ट करती है उसको ऑर्डर में, और उसके बाद यहाँ से डिस्पैच किया जाता है। और करीब करीब आपको जान के खुशी होगी कि 400 लोगों को ये किताब पहुँच चुकी है, और 400 लोगों को बाई पोस्ट पहुँच चुकी है। इसके अलावा बल्क ऑर्डर्स कई आए हैं, वो एक अलग है, वो उसका शिपमेंट अलग तरह से होता है। इंटरनेशनली भी हम इसको बहुत जल्दी ही मुहैया कराने वाले हैं, 10 दिन करीब लगेगा। कुछ प्रक्रिया है, कुछ उसका प्रोसीजर है, और उसके बाद आप लंदन में बैठे बैठे ये किताब मंगा सकते हैं, न्यूयॉर्क में बैठे बैठे भी ये किताब मंगा सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर, काइस्ट एनसाइक्लोपीडिया पर आपने चर्चा की, क्योंकि जाति समाज को जोड़ने का काम करती है, ना कि तोड़ने का काम करती है। और आपने एक सांस्कृतिक विरासत के अलग अलग चीजों का संग्रहण करके इस महाग्रंथ को लिखा है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आपके जैसे बिहार के धरोहर को मैं हमेशा बात करता रहूं। हमें आप पे गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेश, जो आपने पुनः आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उन तमाम साथियों को जिसको आपने फिर से हमें जोड़ा। 5 साल तक मैं बिहार पे काम करता रहा, अलग अलग गली मोहल्ले से लेकर छोटे बड़े जगहों पे जाकर। आज फिर लगा कि उन सबसे फिर रूबरू हो गया हूँ, जुड़ गया हूँ। सो ये क्रेडिट सुमेश आपको जाता है, आपके चैनल को जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।